ब्रोकर शाहानी का शुमार मुल्क के जाने माने चंद ब्रोकर्स में होता था। शेयर मार्केट में उसकी हैसियत वीआईपी की थी और मुल्क के करीबन तमाम बड़े बड़े सनतकारों के नाजायज धंधे, खुसूसन ब्लैक मनी को वाइट करने का कारोबार वही करता था। उसकी हैसियत किसी भी तरह सेठ हांडी वाला से कम नहीं थी। उस रोज शाहानी खिलाफ मामूल रात ज्यादा देर से सोया था। एक पार्टी में शमूलियत की वजह से रात के बाद ही घर पहुंचा था और उसके घर वालों को सख्ती से हिदायत की गई थी कि वो उसके बिस्तर पर जाने के घंटे के बाद तक किसी भी हालत में उसे डिस्टर्ब न करें। उसके बेडरूम का टेलीफोन उसके बिस्तर पर लेटते ही हैंग हो जाता और सुबह उसके बेदार होने पर ही उसे क्रेडल पर रखा जाता। अखबार सुबह 4 बजे मार्केट में आया और 4:30 बजे उस शहर में मौजूद तमाम एजेंसियों के मकामी सरबराहों की हंगामी मीटिंग चल रही थी। उन्होंने फौरन ही शाहानी को हिरासत में लेना जरूरी समझा और आईजी की तरफ से पहला हुक्म यही जारी हुआ क्योंकि शाहानी ही से इस वारदात के सरपैर का पता चल सकता था। क्राइम रिपोर्टर खुद एसपी कटआउट था। उसे जो भी इल्म था उसने एसपी को बता दिया था। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता था। उसने एसपी से कहा था कि अगर वो सारी कहानी शाया न करता तो गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी शाया कर देती और इसका क्रेडिट वो इन हालात में कम से कम किसी और को नहीं दे सकता था। ब्रोकर शाहानी गहरी नींद सो रहा था जब उसके घर पर कयामत टूट पड़ी। पुलिस की दर्जनों मोबाइल्स ने उसके बंगले और उस तरफ जाने वाली सड़कों को अपने घेरे में ले लिया। मकामी एसएसपी की क़यादत में पुलिस कमांडोज का दस्ता घर की ऊंची दीवारें फलांग अंदर दाखिल हुआ था क्योंकि पहरेदारों ने मेन गेट खोलने से इनकार कर दिया था, जो बाद में उनसे जबरदस्ती खुलवाया गया। अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर एसएसपी को पुलिस कमांडो समेत इस तरह देखकर अचानक गहरी नींद से बेदार होने वाले शाहानी का दिमाग गुस्से से फटने लगा। क्या बदतमीजी है, तुम मुझे नहीं जानते, दिमाग खराब हो गया है। एसएसपी ने उससे दरखास्त की, मिस्टर शाहानी, हम आपकी हिफाजत के लिए आपको फिल वक्त हिरासत में लेने पर मजबूर हैं। ये बड़ा अहम मामला है, बराए मेहरबानी फौरन हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलिए। शाहानी का दिमाग बाकायदा घूम गया। क्या बकवास कर रहे हो? एसएसपी को शायद सख्ती से हिदायत की गई थी कि तहजीब का दामन हाथ से न छोड़े। वो बोला, देखिए वक्त कम है, बराए मेहरबानी मुझे सख्ती पर मजबूर न करें। शाहानी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बोला, लेकिन मुझे ये पूछने का हक तो है कि तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? मेरे वारंट गिरफ्तारी कहाँ हैं? और सबसे बढ़कर ये कि मैं फौरन अपने वकील को बुलाना चाहूंगा। शाहानी अंदाजा कर सकता था कि आम हालात में अगर वो किसी को पुलिस के सामने गोली मारकर भी अपने घर में दाखिल हो जाता तो भी पुलिस वाले उसे गिरफ्तार न करने आते। जरूर कोई बहुत संगीन मामला था। एसएसपी ने दोबारा बड़े मुअद्दब लहजे में कहा, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे, हिफाजत में ले रहे हैं। जहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। शाहानी भाई, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ। एक दोस्त की हैसियत से मैं आपसे यही कहूंगा कि एक लम्हा जाया किए बगैर मेरे साथ चलिए, इसमें आपका ही भला है। अब शाहानी का माथा ठनका। ऐन मुमकिन था कि एसएसपी उससे सच बोल रहा हो और उसकी जान को यहाँ खतरा लाहक हो। शाहानी ने कहा, ठीक है, मैं जरा कपड़े बदल लूं, और वो वापस मुड़ गया। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो रवानगी से पहले अपने वकील को हर सूरत इत्तला करना चाहता था। दरवाजा बंद करते ही उसने फोन करना चाहा, लेकिन फोन तो डेड था। शाहानी ने फटी फटी नजरों से फोन की तरफ देखा और उसे दोबारा क्रेडल पर रख कर बददिली से अपने कपड़े बदलने लगा। उसके फोन की लाइनें तो अखबार की पहली कॉपी मार्केट में आते ही काट दी गई थी। आईजी की ख्वाहिश थी कि अगर उसे अब तक के वाकयात का इल्म नहीं तो उसे इल्म होने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाए ताकि तफ्तीश करने में आसानी रहे। एसएसपी ने इस बात का मुकम्मल एहतमाम किया था कि कम से कम उन लोगों की तरफ से उसे सेठ हांडी वाला के कत्ल की खबर न मिले। 5 मिनट के बाद वो शाहानी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। शाहानी ने एहतियातन अपनी दवाइयां साथ रख ली थी और उसके घर वालों से एसएसपी ने यही दरखास्त की थी कि वो किसी अखबार वाले को शाहानी से मुतल्लिक कुछ न बताएं। यूं भी वो शाहानी को गिरफ्तार करके नहीं ले जा रहे थे, उसे हिफाजती हिरासत में लिया गया था। शाहानी को पुलिस की एक आरामदेह कार में बिठा दिया गया जिसकी हिफाजत के लिए 3-4 मोबाइल्स उसके साथ साथ चल रही थी। एसएसपी अपने वायरलेस सेट पर अपने अफसराने बाला को एक एक लम्हे की कार्रवाई से आगाह कर रहा था। उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि अपने अफसरान की तवक्को के ऐन मुताबिक उसने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था और बगैर किसी हंगामा आराई के शाहानी को उनके सामने पेश कर दिया। आईजी ने शाहानी का इस्तकबाल खुद किया था। उसने मुल्क के शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी को इस तरह अचानक पुलिस स्टेशन लाए जाने पर माजरत करते हुए उसे कॉफी पेश की और अपने साथ ही अपने कमरे में ले आया, जहां मुख्तलिफ एजेंसियों के 3 आला दिमाग उसका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने बड़े महज़्ज़ब अंदाज में और लाइट मूड के साथ उसे खुशामदीद कहा। अपनी किसी हरकत से वो शाहानी को परेशान नहीं करना चाहते थे। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर शाहानी, मैं एक मरतबा फिर आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मामला इंतहाई सीरियस है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जो भी सवालात किए जाएं उनका अपनी बेहतरीन मालूमात की हद तक जवाब दे दें, जिसके बाद ही हम आपसे मुतल्लिक कोई फैसला कर पाएंगे।
अब शाहानी के परेशान होने की बारी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। पुलिस अफसरान का सलूक इंतहाई शरीफाना था, लेकिन वो उनके ज़ेरे हिरासत भी था। उसने 2 गोलियां निगलने के बाद खुद को नॉर्मल रख कर कहा, फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। फिलवक्त उसने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। वहाँ मौजूद आला दिमाग उससे 15 मिनट तक घुमा फिरा कर सेठ हांडीवाला से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात करते रहे, जिसमें उसके साथ आखिरी मुलाकात किसी खास मामले की डील वगैरह के सवालात शामिल थे। शाहानी ने बिलाखिर खुद ही उन्हें बता दिया कि गुज़श्ता रात उसने सेठ हांडीवाला के फ़ोन पर उसके एक क्लाइंट को 2 करोड़ रुपया गैर मुल्की करेंसी में अदा किया था। उसके बाद उन्होंने रकम वसूल करने वाले की तफसीलात पूछना शुरू कर दी। शाहानी उन्हें ज़्यादा तफसीलात न बता सका, लेकिन ये चूंकि बड़ी रकम थी, इसलिए शायद उसने रकम वसूल करने वाले की शक्ल भी गौर से देख ली थी और अपनी मालूमात की हद तक उन्हें बता रहा था। उसकी गुफ्तगू के दौरान उसके सामने मौजूद अफसरान में से एक ने अपने सामने नस्ब कंप्यूटर पर कुछ लकीरें वगैरह खींचनी शुरू कर दी और करीबन 10 मिनट के बाद उन लकीरों की मदद से जो खाका बनाकर उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया गया, वो हैरत अंगेज हद तक उस शख्स से मुमासिलत रखता था जो उससे रकम वसूल करने आया। उसके मुंह से बेख्तियार दादो तहसीन के कलिमात बुलंद हुए। करीबन 1 घंटे की तफ्तीश के बाद वो तमाम लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि शाहानी को न तो इस बात की खबर थी कि सेठ हांडीवाला अगवा हो चुका है, ना ही उसे ये इल्म था कि रकम वसूल करने वाला उस दहशतगर्द गिरोह का रुकन है जिसने सेठ को यरगमाल बनाया था। अगवा करने वालों के तरीके वारदात ने पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को चौंका कर रख दिया। उनका वास्ता बड़े ही खतरनाक लोगों से पड़ गया था। बिलाखिर तफ्तीशी टीम के मेंबरान के एक नतीजे पर पहुंच जाने के बाद आईजी साहब ने शाहानी से कहा, मिस्टर शाहानी, मैं आपको बड़े दुखी दिल से ये इत्तला दे रहा हूँ कि सेठ हांडीवाला कत्ल कर दिए गए। उनकी लाश उनकी गाड़ी के पास समंदर किनारे से मिली थी। अभी तक उनका ड्राइवर गायब है। अखबारात ने खबर लगाई है कि उन्हें तावान के लिए अगवा किया गया था और अगवा करने वालों ने तावान वसूल करने के बावजूद उन्हें गोली मार दी, लेकिन अभी तक इस खबर की तस्दीक का कोई जरिया दिखाई नहीं दे रहा। ये भी मुमकिन है कि उनके ड्राइवर ने ही ये सब कुछ किया हो और फिर ये सारा ड्रामा भी उसी ने रचाया हो। जब तक ड्राइवर गिरफ्तार नहीं होता हम कोई राय कायम नहीं कर सकते। मेरी आपसे दरखास्त है कि मुल्क के एक अहम सनतकार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के कत्ल की तफ्तीश में आप भी हमारा हाथ बटाएं। चूंकि सेठ साहब आपके भी दोस्त थे, बराए मेहरबानी पुलिस के साथ होने वाली इस मुलाकात और यहाँ किए गए सवालात और जवाबात का तस्करा तब तक किसी से न कीजिए जब तक कि हम किसी नतीजे पर न पहुँच जाएं। मेरी यह भी दरखास्त होगी कि आप इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दें कि सेठ हांडीवाला के फ़ोन पर आपने किसी को 2 करोड़ रुपया अदा किया है। अभी ऐसी किसी बात का रिकॉर्ड पर आना हमारे लिए दुश्वारियां पैदा कर सकता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस की ही एक गाड़ी में एसएसपी उसे खुद घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। घर के दरवाजे पर पुलिस पहरा दे रही थी, जिसके साथ मकामी और गैर मुल्की अखबारात और न्यूज एजेंसियों के रिपोर्टर और फोटोग्राफर बहस कर रहे थे कि वो उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। शाहानी को आते देखकर उन्होंने कार को घेरे में ले लिया। एसएसपी ने पूछा, अगर आप इनसे बात करना मुनासिब समझें तो मैं गाड़ी रोक लूं। शाहानी अपने कान पकड़ते हुए बोला, अरे नहीं साईं, मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। ये बड़े बदमाश लोग हैं, कुछ उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकलवा कर फिर कोई नया फट्टा डाल देंगे। एसएसपी ने कहा, ओके, और ड्राइवर को इशारा किया जो गाड़ी को सीधा गेट तक ले गया और गाड़ी अंदर जाने के बाद गेट बंद कर दिया गया। शाहानी की दरखास्त पर पुलिस ने गेट के बाहर पहरा लगा दिया था कि कोई जबरदस्ती अंदर दाखिल न हो सके। अगला दिन बड़ा हंगामा खेज था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुल्क की बड़ी बड़ी मार्केटें बंद थीं। वहां स्याह परचम लहरा रहे थे। अखबारात के इदारियों में पुलिस को जी भर के कोसा गया था। खूब लानत मलामत की गई थी कि इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस को कुछ पता ही न चल सका। तमाम अखबारात ने अपने मतलब के नताइज अखज़ करके अपने मतलब की कहानियां शाया की थी, लेकिन एक बात सबने कही थी कि अगर ड्राइवर पुलिस के हाथ लग जाए तो उसे जरूर कोई ऐसा सुराग मिल सकता है जिसकी मदद से पुलिस मुजरिमों तक पहुंच जाए। 2-3 कवी नौयत के अखबारात ने इस अगवा के डांडे गैर मुल्की एजेंसियों से भी मिला दिए थे और ये लिखा था कि मुल्क में सनती बदअमनी फैलाने के लिए किसी गैर मुल्की एजेंसी ने यह साजिश की है ताकि मुल्क की रही सही मईशत का बेड़ा गर्क किया जाए। अखबारात के दफातर में अब तक 3 मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से इस अगवा की जिम्मेदारी ली जा चुकी थी। एक ग्रुप ने सेठ हांडीवाला को गरीबों का खून चूस चूस कर अपने महल्लात की रौनक बढ़ाने वाले इंसान नुमा भेड़िए का खिताब दिया और कहा कि वो अब चुन चुन कर उन लोगों का खात्मा करेंगे, जिसके बाद सनतकारों में बेचैनी और एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलना बिल्कुल कुदरती सी बात थी। दस बजे के बाद वडेरा सोलंकी की आंख खुली तो उसे बताया गया कि सुबह 8 बजे से खानम उसकी मुंतजिर है। उसने वडेरा सोलंकी से मुलाकात किए बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया था। उसके मुंशी ने जवाब तलब नजरों से वडेरे की तरफ देखा। जो हुक्म साईं। वडेरे ने जेरे लब मुस्कुराहट से मुंशी की तरफ देख कर कहा,
ठीक है बाबा, मिलते हैं। उसे बिठाओ, टहल सेवा करो, मैं उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। मुंशी उल्टे कदमों वापस लौट गया। बोला, जी साईं, जो हुक्म। फिर उसने जाकर खानम से कहा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, वडेरा साईं को हमने आपके हुक्म पर जगा दिया है। खानम मुंशी के इस अचानक बदले हुए रूप पर गड़बड़ा गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वो उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। खानम को ड्राइंग रूम में बिठाकर मशरूबात से उसकी तवाज़ो की गई। थोड़ी देर के बाद वडेरा सोलंकी भी वहां आ गया। खानम उसे देखते ही फट पड़ी। बोली, ये सब क्या है? आपने तो। वडेरा सोलंकी बोला, बाबा हौसला करो, आराम से बात करो, मैं कोई भागा नहीं जा रहा। क्या हो गया है तुम्हें, क्या कह रहे हो? उसके जवाब पर खानम का पारा आसमान पर चढ़ गया। उसने इंतहाई जब्त का मुजाहिरा करते हुए अल्फाज चबा चबा कर अदा किए। बोली, वडेरा आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। वडेरे ने दोबारा सिगरेट सुलगाकर बड़े इत्मीनान से कश लेते हुए कहा, ओ शायद तुम हांडी वाला की बात कर रही हो। खानम ने दोबारा जोर से कहा, शायद नहीं, यकीनन, ये आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। वडेरा सोलंकी ने उसे अजीब से तमस्खराना अंदाज में कहा, धोखा किया बाबा? अभी तो हम मिले हैं, तुम्हारे हिस्से की रकम मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। धोखा क्या? ना साईं ना, ऐसी बातें ना करो। खानम अब आपसे तुम पर आ गई। बोली, वडेरा तुम जाती कर रहे हो, तुमने बिला वजह उसे मरवा दिया। तुम्हारा मकसद पैसे हासिल करना था, उसके बाद भी तुमने। मक्कार वडेरा सोलंकी बदस्तूर मुस्कुराता रहा। उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, खानम बाबा, किसी लड़के से गोली चल गई होगी, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम तो ऐसे चीख रही हो बाबा जैसे वो तुम्हारा निकाह याफ्ता खावन था। खानम बोली, वडेरा तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो, तुमने खानम को धोखा दिया है, ये मामूली बात नहीं है। लड़की कहाँ है? तुमने तो कहा था कि उसे फौरन मुझे सौंप दोगे। खानम आपे से बाहर हो रही थी। उसकी मुजरिमाना जिंदगी में ये पहला मौका था जब किसी ने उसके साथ ये हाथ किया था। वडेरा बोला, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। बाबा खानम, इधर ये डाकू लोग हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं होते, किसी की बात कब मानते हैं। उन्हें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आ गई, 2-4 दिन अपना मेहमान रख कर लौटा देंगे। बाबा क्या करें, बेचारे जंगलों में जिंदगी बसर करते करते जंगली हो गए हैं। इस मर्तबा वडेरे की बात ने उसे जला कर रख दिया। गुस्से से कांपती हुई आवाज में उसने वडेरा सोलंकी के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर कहा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, अगर लड़की को नुकसान पहुंचा तो तुम भी नहीं बचोगे। वडेरा बोला, ठीक है, तुम जरा बैठो, मैं उसे लाता हूँ। ये कहकर वो गुस्से में फुनकती खानम को उस कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में आ गया और थोड़ी देर के बाद मुस्कुराता हुआ एक ब्रीफकेस और एक वीडियो कैसेट के साथ वापस लौटा। उसने ब्रीफकेस वहीं मेज पर रखा और सामने अलमारी में सजे टीवी में कैसेट चला दिया। ये कैसेट कल रात ही उसे मौसूल हुई थी और वही कैसेट थी जो हांडी वाला और परवीन की आखिरी मुलाकात पर तैयार की गई थी। उसने बटन दबाकर खानम से कहा, बैठो, इसमें तुम्हारे लिए बड़ा अहम पैगाम है। खानम हवन्नकों की तरह कभी उसे और कभी उसकी हरकत को देख रही थी। खानम अपनी जगह खड़ी रही। सामने बड़ी स्क्रीन पर फिल्म चलने लगी। ये फिल्म सेठ हांडी वाला और परवीन की रंगरलियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें इस बात का खुसूसी एहतमाम किया गया था कि ये वाकया सेठ हांडी वाला के कत्ल से 1 रोज पहले पेश आया है। खानम हिस्टेरियाई अंदाज में चीखी, बंद करो इसे। वडेरा सोलंकी ने उसे जिंदा दरगोर कर दिया था। उसे अब सारे मामले की समझ आ गई थी। जी तो यही चाहता था कि वो अपने हंटर से वडेरा सोलंकी की खाल उतार दे, लेकिन ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा अपनी बेबसी का इतनी शिद्दत से एहसास हुआ। वडेरा बोला, दूसरी फिल्म भी आ जाएगी जिसमें तुम्हारी परवीन का बयान रिकॉर्ड है कि किस तरह तुमने उसे सेठ हांडी वाला से मिलाया और कहा कि रवानगी पर तुम्हें फोन करके अपनी मंजिल का पता बता दे। तुम्हारे और उसके खुसूसी ताल्लुकात माजी के तमाम वाकयात समेत रिकॉर्ड हो चुके हैं। परवीन ने तुम्हारे वाकई तमाम करतूत भी बमा सबूत रिकॉर्ड करवा दिए हैं। क्या करती बेचारी, ये टाकू लोग बिल्कुल दरिंदे होते हैं, दरिंदे। ये भला किसी की बात मानते हैं? उससे एक एक बात उगलवा ली। मेरे ख्याल से पुलिस के पास अगर ये सारी फिल्म चली जाए और इसकी 2-4 कॉपियां VIP में भी पहुंच जाएं, तो शायद तुम खुदकुशी करना ही पसंद करोगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। देखो खानम बीबी, हम यारों के यार हैं। जिसका दोस्ती के लिए इंतखाब कर लें उसे अपना पक्का दोस्त बना कर रखते हैं। तुम भी हमें बहुत पसंद आ गई हो। तुम्हारी सब आदतें हमसे मिलती जुलती हैं, जिनमें एक अच्छी आदत है किसी पर रहम न करना। हम भी तुम्हारी तरह रहम करने या माफ करने के आदी नहीं। बाबा तुम बड़े लोग हो, ऐन मुमकिन था हमसे दोस्ती खत्म करके किसी और के साथ हाथ मिला लो। अब जीते जी न तुम हमें छोड़ सकती हो न हम तुम्हें। क्या ख्याल है? ये कहकर उसने जोरदार कहा बुलंद किया। खानम सुन होकर रह गई। उसके शैतानी जहन ने उसे फिलवक्त वडेरे की हाँ में हाँ मिलाने की ही राह सुझाई। अगर वो जरा भी चूंचरा करती तो ऐन मुमकिन था कि उसे वाकई खुदकुशी करना पड़ जाती। वो बोली, ठीक है वडेरा, हमें तुम्हारी ये अदा पसंद आई।
उसने अचानक ही पैंतरा बदला और फिल्मों की शैतान वैम्प की तरह अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकालकर होंठों से लगा लिया। वडेरा सोलंकी ने अपना लाइटर जलाकर उसका सिगरेट सुलगाया था। वडेरे ने उसकी आंखों में झांका और अंदाजा कर लिया कि मछली उसके जाल में फंस चुकी है और खानम ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। वो बोला, ये हुई ना बात, अब देखना हम तुम्हें रातों रात कहां से कहां पहुंचाते हैं। ये कहकर उसने ब्रीफकेस खानम की तरफ बढ़ा दिया। बोला, इसमें 10 लाख रुपए हैं। तुम कुछ भी कहो, ये हकीकत है कि जिंदगी में कभी तुम्हें एक डील से इतनी रकम नहीं मिली होगी। बस ये आगाज है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। और हाँ, अगले 8 दिनों में एक ऐसा ही प्रोग्राम और चलेगा। इस मर्तबा सेठ और लड़की दोनों का इंतखाब तुमने करना है। बेफिक्र हो, हम तुम पर आंच भी नहीं आने देंगे। देखो खानम साईं, जितनी अक्लमंदी से काम करोगी उतना ही मजा लोगी। जरा चौकस रहो तो हम सारे शहर को लूट कर खा सकते हैं। बाबा, किसी भी गैर मुल्की बैंक में अकाउंट खुलवाओ, 1-2 साल बाद कहीं बाहर जाकर सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारना। वडेरा साईं ने अगली बात कहकर फिर जमीन उसके कदमों तले से सरका दी। अब वो उसकी जर खरीद गुलाम बन चुकी थी। उसे वडेरा सोलंकी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचना था। इसके सिवाय फिल वक्त कोई चारा नहीं था। खानम ने हालात से समझौता वहीं बैठे बैठे कर लिया। इससे पहले भी वो कोई आइडियल या शरीफाना जिंदगी नहीं गुजार रही थी। इससे पहले भी वो जुर्म ही कर रही थी, बस अब जुर्म की नौयत ही बदली थी। और क्या वो सारी जिंदगी दल्लाला की हैसियत से ही गुजार देगी और लड़कियों की सप्लाई का धंधा ही करती रहेगी? उसने अपने आप से सवाल किया, फिर खुद ही ना में जवाब भी दे दिया। उसने सोच लिया था कि अब वो दौलत का अंबार लगाएगी। दौलत की सीढ़ियों पर कदम रखकर शराफत के सारे अवार्ड एक एक करके अपने सीने पर सजाती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया की कोई ताकत उसे हुकूमत की कोई वजारत हासिल करने से नहीं रोक सकेगा। तब वडेरा सोलंकी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। इस शहर का वो कौन सा इज्जतदार है जिसका माजी भयानक नहीं रहा, जिसने माशरती मंजिलत हासिल करने के लिए तमाम हरामकारियां नहीं इख्तियार की। यहाँ तो ऐसे ऐसे वडेरे थे जिन्होंने माजी में बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल करके अपने मुल्क पर फौज कशी के प्रोग्राम बनाए थे। यहाँ तो वो लोग सरकार दरबार में गद्दी नशीन थे जो पुलिस के रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम थे, जिन्हें तखरीबकारी के जुर्म में उनकी गैर मौजूदगी में सजाएं सुनाई जा चुकी थी, जिन पर दर्जनों कत्ल और अगवा के केस चल रहे थे। क्या उनके स्याह कारनामों से कौम बेखबर थी? हुकूमती एजेंसियां बेखबर थीं? हरगिज नहीं। अखबारात ने उनके माजी की स्याहकारियों का मुकम्मल कच्चा चिट्ठा खोला था। मुख्तलिफ एजेंसियों की फाइलें उनके स्याह कारनामों से भरी पड़ी थीं। कई थानों में उनके खिलाफ FIRें कटी हुई थीं। ये सब कुछ तो ऑन रिकॉर्ड था। उनकी ऑफ द रिकॉर्ड हरामकारियों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन वो सब मुल्क के बाइज्जत शहरी शुमार होते थे। वो पुलिस और एजेंसियां जिनकी फाइलें उनके स्याह कारनामों से भरी पड़ी थीं, जहां वो मुल्जिमों की हैसियत से मतलूब थे, जिन्होंने उन्हें भगोड़े करार देकर उनके खिलाफ वारंट जारी किए हुए थे, वही पुलिस, वही एजेंसियों के बड़े बड़े करता धरता उनके हाथों में हथकड़ियां डालकर उन्हें अदालत में पेश करने के बाद फांसी के फंदे तक पहुंचाने की बजाय उनके लिए सुर्ख कालीन बिछा रहे थे, उन्हें फूल पेश कर रहे थे, उन्हें सलूट मार रहे थे, उनकी हिफाजत के लिए दिन रात बावले हुए जाते थे, उनकी गाड़ियों के आगे पीछे भागते थे कि उनकी तरफ लपकने वाली किसी भी कातिल की गोली उनकी गाड़ियों में लगने की बजाय उनके गुलामों के जिस्मों से पार हो जाए। ऐसे समाज में अगर वो वडेरा सोलंकी की तकलीद न करे तो क्या करे? घर पहुंचने तक उसके जहन में मौजूद मामूली से खदशात भी खत्म हो गए। जब उसने ब्रीफकेस में मौजूद 10 लाख की खती रकम अपने सेफ में मुंतकिल की तो चंद घंटे पहले वहशी और दरिंदा दिखाई देने वाला वडेरा सोलंकी उसे अपना मोहसिन नजर आने लगा। उसे ढांडी वाला और परवीन को भूलकर वडेरा सोलंकी की कार खास बनने की फिक्र करने लगी और एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उसने वडेरा सोलंकी को अगली रात उसके साथ बसर करने की दावत भी दे दी, जिसे वडेरा सोलंकी ने खुले दिल से कबूल कर लिया।